वेलकम स्टूडेंट्स। हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में, जो हमारा क्वांटम इफेक्ट था। क्वांटम इफेक्ट के लिए डेल्टा लैम्डा इक्वल टू आ रहा था 0.0242 1 माइनस की cos फाइव। ये फॉर्मूला उसका आ रहा था कि जब भी कोई एक फोटोन है इलेक्ट्रॉन के साथ प्रकीर्णन कर रहा था तो अन्योन्य क्रिया कर रहा था तो उसका प्रकीर्णन हो गया और इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिससे कि उसकी वेवलेंथ में चेंज आ रहा था लैम्डा डैश माइनस की लैम्डा। इसी को हम बोल रहे थे कॉम्पटन विस्थापन। क्या बोल रहे थे इसको? कॉम्पटन विस्थापन। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद युग्म उत्पादन, हेडिंग डालो युग्म उत्पादन, ब्रैकेट में लिख देना पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन और देखें इसमें कि पेयर प्रोडक्शन से मतलब क्या है। हेडिंग डालकर छोड़ देना इसको और इधर देखो, पूरा फोकस इधर करो कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया को अपोजिट देखें कि एक गामा फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। उल्टा प्रोसेस नहीं होता है कि गामा फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन कर सके। उसके लिए यहाँ पर आवश्यकता होगी नाभिकीय क्षेत्र की। यहाँ पर उसको जो आवश्यकता होती है नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है कि कोई भी फोटोन है, गामा फोटोन है, नाभिकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन करेगा। तो हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखो, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, सिद्ध कीजिए कि मुक्त आकाश में फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। मुक्त आकाश में गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। मुक्त आकाश मतलब उसके लिए नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी, विभव की आवश्यकता होगी, मतलब वहां पर न्यूक्लियर फील्ड होना चाहिए, तब जाकर ये उसके साथ अन्योन्य क्रिया करेगा और अन्योन्य क्रिया करने पर ही वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का क्या करेगा? वहां पर उत्पादन करेगा। जैसे कि इधर देखो, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, सिद्ध कीजिए कि गामा फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखिए वास्तव में होगा क्या कि एक गामा फोटोन है, ये एक नाभिकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, आपके क्या है, ये नाभिकीय क्षेत्र है। इस नाभिकीय क्षेत्र के साथ ये फोटोन है। कौन सा फोटोन है? ये गामा फोटोन। अगर ये इंटरेक्शन करता है तो यहां पर वो निकालता है या इमिट करता है या उत्पादन करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का, और इन दोनों के बीच का जो प्रकीर्णन कोण है, इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो मान लिया हमने फाई। तो हमें मानकर चलना है कि ये गामा फोटोन नाभिकीय क्षेत्र में अन्योन्य क्रिया कर रहा है तब तो ये होगा। अगर ये नहीं है यहाँ पर तब गामा फोटोन स्वतः ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। तो हम विरोधाभास से, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, किसी चीज को सिद्ध करने के लिए विरोधाभास लेकर चलते हैं। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। तो हम यही मानकर चलते हैं कि मान लिया, माना इधर देखो पहले, माना गामा फोटोन मुक्त आकाश में, उसी का विरोध लेकर चलते हैं, मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन करता है, युग्म का उत्पादन करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर एक तरह से नाभिक नहीं है तो हमने इसका संवेग मान लिया P1 म्यू, इसका मान लिया हमने P2 म्यू और इसका मान लिया हमने P3 म्यू। इस तरह से हमने संवेग मान लिया। और संवेग कौन सा है? ये चतुर्विम संवेग। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन C, इसका माना है, इसको लिख सकते हैं हम P2 वेक्टर आयोटा E2 अपॉन C, इसको लिख सकते हैं हम P3 वेक्टर आयोटा E3 अपॉन C। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। P1 वेक्टर ये गामा फोटोन है तो इसके लिए h न्यू अपॉन c संवेग होता है और इसकी एनर्जी होगी h न्यू, तो आयोटा h न्यू अपॉन c। इस तरह से हमने इसके लिए फोटोन के लिए लिख दिया। पहले भी लिख रहे थे क्वांटम इफेक्ट में, कैसे लिखा था संवेग? P इक्वल टू लैम्बडा या लैम्बडा इक्वल टू डी ब्रोगली से क्या होता है? लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा? h बाई लैम्बडा, न्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो h न्यू, और c इक्वल टू कितना होता है? न्यू लैम्बडा। तो इससे हमने p इक्वल टू कितना लिख दिया था? h न्यू अपॉन c।
तो ये हो गया हमारे पास P1 म्यू और ये P2 म्यू और P3 म्यू। तो चतुर्विम समविक संरक्षण के नियम से हम ये लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका तो चतुर्विम संवेग माना ही नहीं, हम मानकर क्या चल रहे थे, मुक्त आकाश मतलब नाभिक है ही नहीं, तो इसका संवेग है ही नहीं यहाँ पर। इस तरह से मान के चलो कि ये है ही नहीं यहाँ पर, खुद ब खुद इसने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्मों का उत्पादन कर दिया। तो उससे हम एक कंडीशन निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, वो संतुष्ट होती है या नहीं होती। तो चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से लिख सकते हैं P1 म्यू इक्वल टू P2 म्यू प्लस P3 म्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका स्वयं के साथ ही क्या कर देते हैं हम, स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर कर दो, तो स्वयं के साथ अदिश गुणा, तो P1 म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 म्यू का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा P3 म्यू का स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा P2 म्यू डॉट P3 म्यू, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें P1 म्यू का स्क्वायर, P2 म्यू का स्क्वायर, P3 म्यू का स्क्वायर, इनकी क्या वैल्यू है ये बताओ, वैल्यू क्या होगी इनकी, नहीं बता सकते। चतुर्विम संवेग का वर्ग कितना होता है, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया 2, चूंकि P म्यू का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, माइनस के m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो P1 म्यू का स्क्वायर इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0, चूंकि इलेक्ट्रॉन का सॉरी फोटोन का ग्राम द्रव्यमान, फोटोन का ग्राम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। फोटोन का जो ग्राम द्रव्यमान है वो कितना होता है, 0 होता है। तो P1 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा P2 म्यू का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, P2 म्यू का स्क्वायर, ये किसके लिए मान रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, me इंटू सी स्क्वायर, me स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, स्क्वायर होता है दोनों में, इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। और P3 म्यू का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस के me स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के जो द्रव्यमान है समान होते हैं, आवेश भी समान होता है, लेकिन आवेश की जो नेचर है वो अलग अलग होती है। बस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मास समान, चार्ज समान, इस पर नेगेटिव में होता है 1.6 into 10 to power minus के 19 कूलम और इस पर प्लस में होगा 1.6 into 10 to power minus के 19 कूलम। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल कहलाते हैं, ये प्रतिकण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3, इसको डाल दिया हमने 4, इसको डाल दिया 5। ठीक है, अब इसकी ओर चाहिए P2 म्यू डॉट P3 म्यू, तो इसको भी देखते हैं। P2 म्यू डॉट P3 म्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, P2 वेक्टर आयोटा E2 अपॉन C डॉट P3 म्यू, इसकी वैल्यू देखते हैं तो कितनी होगी, P3 वेक्टर आयोटा E3 अपॉन C, ये हो जाएगी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर और आयोटा आयोटा माइनस में हो जाएगा E2 E3 अपॉन में कितना हो जाएगा, C स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 6, P2 म्यू डॉट P3 म्यू, इक्वेशन नंबर 6। यहां तक हो गए, इन वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो पहले यहां तक लिखें इसको। आंसर करके चित्र को बनाओ, क्वेश्चन लिख दिया था आपने, उसके बाद आंसर करके या प्रूफ करके चित्र को बनाओ। इस पर लिख देना, ये नाभिकीय क्षेत्र है बीच में,
गामा फोटोन आ रहा है, नाभिक के क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, तब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में वो चेंज हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही है, मास में। कब? जब नाभिक के क्षेत्र के साथ वो क्या करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा। देखना चित्र को बनाने के बाद इनको भी लिख देना संवेग को। इसका चतुर्विम संवेग P1 म्यू, P2 म्यू और P3 म्यू, तीनों की वैल्यू डाल देना। और इसके बाद लिखना इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन E+ होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, जिसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तब, जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तब गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। तब गामा फोटोन का निर्माण करते हैं, लेकिन फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। युग्म उत्पादन के लिए प्रबल नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। युग्म उत्पादन के लिए प्रबल नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना फोटोन नाभिकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में माना फोटोन नाभिकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन कर सकता है। माना फोटोन नाभिकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन कर सकता है। तब चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से समीकरण 1 से पूरा लिख दो 6 तक, 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट कर दो। समीकरण 6 तक कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, सभी वैल्यूज को उसमें पुट करना है। तो पहली वैल्यू 0 थी, इक्वल टू P2 म्यू का स्क्वायर था, यानी कि माइनस के एम ई स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले ऐसे लिख देते हैं, एम ई स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट हो गई। P2 म्यू और P3 म्यू प्लस में 2 टाइम्स ऑफ थी ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर
P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर और माइनस के E2 E3 अपॉन में C स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर 0 इक्वल टू माइनस के 2 me स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस में 2 P2 वेक्टर P3 वेक्टर माइनस के E2 E3 अपॉन में कितना हो जाएगा C स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इधर ले गए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, me स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर माइनस के E2 E3 अपॉन में C स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि me स्क्वायर C स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, C स्क्वायर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर माइनस के E2 E3 अपॉन में C स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 होगी। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि P2 वेक्टर माइनस के P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर माइनस के E2 E3 अपॉन C स्क्वायर कैसी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0। अब देखें यहां पर आगे, यहां तक कंप्लीट करो इसको पहले। ये बना ही लिया था आपने चित्र, यहां तक लिखो पहले। P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर माइनस के E2 E3 अपॉन C स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहां तक लिखने के बाद आगे देखो कि P2 वेक्टर डॉट P3 वेक्टर दोनों जो संवेग हैं उनके बीच का एंगल कितना माना है हमने, फाई। तो A डॉट B को अगर आप खोलते हैं तो A भी cos थीटा होता है, यहां पर कितना हो जाएगा P2 P3 cos फाई माइनस के या ग्रेटर देन, इधर ले गए उसको E2 E3 अपॉन में C स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से cos फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा E2 E3 अपॉन में P2 P3 C स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं cos फाई, सॉरी यहां पर ग्रेटर देन ही आएगा, ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा E2 अपॉन में P2 C और ये हो जाएगा E3 अपॉन में P3C। इस फॉर्म में लिख दिया और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 7। इस रूप में हमने चेंज कर दिया। अब इनकी वैल्यू हमें निकालकर इसमें पुट करनी है और देखना है cos फाई का मान किससे बड़ा है, वो चीज चेक करनी है। तो देखो इधर, चूंकि ऊर्जा संवेग समीकरण कितनी होती है, चूंकि ऊर्जा संवेग समीकरण क्या होती है E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C की पावर में 4, ये होती है। यदि हम दूसरे पार्टिकल के लिए लिखें E2 का स्क्वायर इक्वल टू P2 का स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं E2 का स्क्वायर माइनस के P2 का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू me का स्क्वायर C की पावर 4। ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज धनात्मक रहेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि E2 का स्क्वायर माइनस के P2 का स्क्वायर C स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि E2 ग्रेटर देन P2 स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहां से E2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा P2 इंटू C, इस तरह से। P2 इंटू C इस तरह से हो जाएगा। अब देखो कि E2 अपॉन में P2 इंटू C ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, नीचे ले गए तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली कितना लिख सकते हैं कि E3 अपॉन में P2 इंटू C, ये भी कितना आएगा, जब यहां पर E3 का स्क्वायर इक्वल टू P3 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस me स्क्वायर C को लेकर चलेंगे तो उससे आ जाएगा ये भी 1। तब समीकरण 7 से ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यानी कि cos फाई ग्रेटर देन, इस तरह से लिख सकते हैं
ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर, ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो cos फाई का मान ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि cos फाई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, cos फाई की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक, तो cos फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है क्या मानते हुए आ रही थी कि हम उसको मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन कर रहा है, ये मानते हुए हम चल रहे थे कि जो गामा फोटोन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन कैसे कर रहा है, फ्री फील्ड में कर रहा है, वहां पर कोई भी नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, तब जाकर ये आ रही थी। माना कि मतलब हमने जो माना है वो वहां पर क्या है, गलत है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, नाभिकीय क्षेत्र की। यहां तक लिखो पहले। लिखना आगे, इसमें स्पष्ट है कि cos फाई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है, अतः स्पष्ट है कि cos फाई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है, जो कि असंभव है। अतः फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। अतः फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। युग्म उत्पादन के लिए प्रबल नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। युग्म उत्पादन के लिए प्रबल नाभिकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहां पर cos फाई ग्रेटर देन 1 है, ये कंडीशन किसकी वजह से आई, जब हम मुक्त आकाश मान रहे थे। अगर वहां पे नाभिकीय क्षेत्र का भी हम चतुर्विम समविम ले गए तो वहां पर cos फाई है वो लेस देन 1 या इक्वल 1 आता। ठीक है, ये यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखेंगे, क्वेश्चन रह गए हैं 2, उन्हें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।